आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर रीसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का आखिरी पार्ट। पहले पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। टॉपिक है रेजिस्टेंस टू द मुगल्स, यानी मुगलों के खिलाफ विद्रोह। लिखा है, लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रिबेलियंस दैट एंडेड अप एरोडिंग द मुगल पावर। अब हम कुछ बड़े विद्रोह को देखेंगे जिन्होंने मुगल सत्ता को धीरे धीरे एरोडिंग यानी कमजोर कर दिया था। कीपिंग द स्पेशल केस ऑफ द मराठास फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, और मराठाओं का खास मामला हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओवर द सेंचुरीज मैनी पीसेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हर्स एक्सप्लॉयटेशन, कि कई शताब्दियों में बहुत सी किसान समुदाय ने हर्स एक्सप्लॉयटेशन यानी कठोर शोषण के खिलाफ रिबेल किया, विद्रोह किया। 17वीं सदी में एक बड़ा उदाहरण है जाट पीजेंट्री का, यानी जाट किसान समुदाय का। ये लोग आज के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में रहते थे। इन्होंने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुगल शासन के एक जालिम ऑफिसर को मार दिया था। इसके बाद एक युद्ध हुआ जिसमें 20,000 जाट किसानों ने मुगल सेना का सामना किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनके नेता की मौत हो गई। इसके बाद यह विद्रोह सुप्रेस्ड का मतलब है दबा दिया गया, कि इस विद्रोह को बाद में दबा दिया गया। कई जनजाति समूह, कई ट्राइबल ग्रुप जैसे भील, गोंड, संथाल, कोच, इन्होंने भी विद्रोह किया, क्योंकि मुगल और सुल्तान जैसे उनके इलाकों को कब्जा करना चाहते थे और उन पर टैक्स लगाना चाहते थे। इनमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स की हार हुई। सबड्यूड का मतलब है हार गई, या धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दी गई। लेकिन कुछ जनजातियां, खासकर जो जंगल, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में रहती थी, उन्होंने कुछ हद तक स्वतंत्रता बनाए रखी। अब हम पढ़ते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती को गड़ा साम्राज्य की बहादुर रानी के रूप में याद किया जाता है। गड़ा साम्राज्य यानी गोंड राजाओं में से एक। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत समझदारी से, वाइसली यानी बहुत ही समझदारी से शासन किया और अपने राज्य को प्रोस्पेरस बनाया यानी समृद्ध बनाया। उनके पास 20,000 सैनिकों और 1,000 हाथियों की सेना थी, जिसकी मदद से उन्होंने कई आक्रमणों को रोका। 1564 में अकबर ने अपने एक सेनापति, एक जनरल को भेजकर उसके राज्य पर हमला किया। रानी की सेना संख्या और हथियारों में दोनों में अकबर की सेना से कम थी। फिर भी रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ी। युद्ध में घायल होने के बावजूद रानी ने कैद होने से बचने के लिए रणभूमि में ही अपनी जान दे दी। उस समय रानी की उम्र सिर्फ 40 साल थी। उनका बलिदान, उनका सेक्रीफाइस यानी उनका बलिदान क्षेत्रीय गौरव और विद्रोह का प्रतीक बन गया। आज भी उन्हें भारतीय इतिहास में एक हीरोइक फिगर यानी एक वीरांगना के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च ऑफ द राजपूत्स, यानी राजपूतों का उदय और मुगलों के खिलाफ संघर्ष। लिखा है, राजपूत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। वे अपनी पुरानी राजवंशी परंपराएं, डायनेस्टिक ट्रेडिशन यानी राजवंशिक परंपराओं पर बहुत गर्व करते थे, जैसे प्रतिहार, जिन्होंने कई शताब्दियों पहले अरब आक्रमणों का विरोध किया था। इसलिए राजपूत अक्सर बाहर से आने वाली आक्रमणकारी सेनाओं से लड़ते रहते थे। खिलजी के आक्रमण के बाद राजपूतों ने अपने राज्य को फिर से बसाया। इस प्रोसेस में दो बड़े राजपूत वंश मजबूत हुए, एक था मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। उनकी वीरता, हीरोइक डीड्स यानी उनकी वीरता की प्रेरणादायक कहानी आज भी सुनाई जाती है, खासकर लोकगीतों की। पॉपुलर बैलेड्स का मतलब है लोकगीत,
गीतों के सहारे सुनाई जाने वाली कहानियाँ। तो खासकर लोकगीतों के और कविताओं से भी इनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी। इन राजपूत शासकों में राणा कुंभा और राणा सांगा प्रमुख थे। समय है 16वीं सदी का। राणा सांगा ने कई राजपूत कुलों को एकजुट किया और कई सुल्तानों को भी हराया, लेकिन अंत में वे बाबर से खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा के युद्ध में हार गए। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को अपने पूर्वजों से एक वाउंडेड यानी एक कमजोर घायल राज्य मिला, यानी बहुत ही वीक राज्य मिला। फिर भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे राजपूत विद्रोह का प्रतीक बन गए। 1576 में अरावली पर्वत में के हल्दी घाटी दर्रे में युद्ध हुआ। मुगल सेना मजबूत थी, लेकिन महाराणा प्रताप उनसे बच निकले। वे अरावली पहाड़ी से वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध करते रहे। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता पर डटे रहे। यह भी खास बात है कि महाराणा प्रताप को भील जनजाति का मजबूत समर्थन मिला। भील सैनिक उनके दल में आर्चर्स यानी धनुर्धर के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों का रास्ता बताकर भी इन महाराणा प्रताप की मदद की थी। इसलिए भीलों को मेवाड़ की सैन्य परंपरा में सम्मानित स्थान मिला, जैसा कि मेवाड़ के चिन्ह में दिखाया जाता है। आगे लिखा है कि कुछ राजपूत राज्य बाद में डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और मैरिज अलायंस यानी विवाह संबंधों के जरिए मुगलों से जुड़ गए, लेकिन कुछ खासकर मेवाड़ ने मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के समय कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया। इसमें दुर्गादास राठौर का नाम प्रमुख है। उन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता बचाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए मुगलों की सत्ता राजस्थान में कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी। नेक्स्ट टॉपिक है द अहोम्स। अहोम साम्राज्य और उनका संघर्ष। लिखा है कि 13वीं शताब्दी में अहोम जातियां समूह वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। यहाँ उन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की। सुल्तान काल और मुगल काल दोनों काल में या दोनों समय में अहोम शासकों ने नॉर्थ ईस्ट में विस्तार करने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया कि सुल्तान काल और मुगल काल में दोनों समय अहोम शासकों ने इन दोनों का, सुल्तान और मुगल काल दोनों का बड़ा ही कड़ा विरोध किया था। अहोम शासक ने पाइक प्रणाली थी। अहोम शासक में पाइक प्रणाली थी। इसमें हर सक्षम पुरुष को राज्य की सेवा करनी पड़ती थी, या तो मेहनत करके या सेना में शामिल होकर। इसके बदले उन्हें उपहार में भूमि का अधिकार मिलते थे। इस प्रणाली से शासक सार्वजनिक निर्माण कर पाते थे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाते थे। साथ ही वे बिना स्थायी सेना रखे एक बड़ी ताकत बनाए रखते थे। समय के साथ अहोम लोग स्थानीय संस्कृति में घुल मिल गए। उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों को प्रोत्साहित किया और असम की समृद्ध परंपराओं को, ट्रेडिशंस को में बड़ा योगदान दिया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मुगल सेना भेजी। उन्होंने थोड़े समय के लिए अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अहोम सैनिकों ने इलाके की जानकारी, जंगल, पहाड़ और नदियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगातार गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई और मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जबकि मुगलों के पास ज़्यादा सैनिक और बड़ी नावों की सेना थी, इसके बावजूद अहोम लोगों ने मुगलों को पीछे हटा दिया। खास तौर पर 1671 में बैटल ऑफ सरीघाट यानी सरीघाट के युद्ध हुआ। इस युद्ध में यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर वर्तमान गुवाहाटी के पास हुआ। अहोम सेनापति लचित बोरकुफन
और उनके 10,000 सैनिकों ने मुगलों की 30,000 सैनिकों की विशाल सेना को हरा दिया। अंत में अहोम ने साम्राज्य की स्वतंत्रता को बचाने में सफल रहे। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। इसमें लिखा है मुगल सेना के सेनापति राम सिंह ने अहोम योद्धाओं की तारीफ इन शब्दों में की। उन्होंने कहा, एवरी असमीज सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स, इन शूटिंग एरोज, इन डिगिंग ट्रेंचेस एंड इन वाइल्डिंग गन्स एंड कैनन्स। उन्होंने लिखा कि हर असमी सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, खाई खोदने और बंदूक व तोप चलाने हर काम में माहिर है, हर काम में एक्सपर्ट है। आई हैव नॉट सीन सच स्पेसिमेंस ऑफ वर्सेलिटीज इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने भारत के किसी और हिस्से में इतनी बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिक कभी नहीं देखे। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द सिख। कि 15वीं सदी में पंजाब के में गुरु नानक ने बराबरी, दया और एक परमेश्वर का संदेश दिया, इक्वालिटी, कंपेशन और वननेस ऑफ गॉड। उनके फॉलोअर्स सिख कहलाए। शुरू में सिख धर्म एक धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में गुरु को कुछ मुगल शासकों की असहिष्णुता, इंटॉलरेंस और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जब सम्राट जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जन ने उनके विद्रोही बेटे का समर्थन किया, तो उसने गुरु अर्जन को बहुत यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया। इससे गुरु अर्जन के बेटे और अगले गुरु हरगोबिंद ने सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया, मार्शियल ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने एक सिख सेना बनाई जिसमें मुगल सेनाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े। आगे लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर पंजाब रेफर्स टू द वास्ट रीजन नाउ स्प्लिट अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। इस चैप्टर में पंजाब का मतलब उस बड़े क्षेत्र से है जो आज भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ है। द सिख sacred text Guru Granth Sahib was first compiled by Guru Arjan. Guru Tegh Bahadur's hymen were added later. सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पहले गुरु अर्जन से संकलित हुआ। बाद में गुरु तेज बहादुर ने भजन इसमें जोड़े गए। इसमें बताया गया है कि एक ही परमेश्वर है, वन गॉड, जिसने एक पृथ्वी को धर्म का घर बनाया। इसमें सिखों को सत्य, कंपेशन यानी दया, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण जैसे गुणों को अपनाने का आदेश दिया गया। एक एग्जाम्पल है, ट्रूथ इज हायर बट हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग। सत्य ऊंचा है लेकिन उससे भी ऊंचा है सत्यपूर्ण जीवन जीना। सन 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेज बहादुर के पास आए और धार्मिक उत्पीड़न से प्रोटेक्शन मांगी। गुरु ने उनके साथ खड़े होने का निश्चय किया और शहादत को स्वीकार किया। मैट्रीडम का मतलब है शहादत। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब ने आदेश दिया कि वे इस्लाम स्वीकार करें। टॉर्चर्स यानी यातनाएं सहने के बाद भी और अपने 2 शिष्यों की मौत तक यातना सहते देखने के बावजूद गुरु ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद किया गया। इसके बाद उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक मार्शियल ब्रदरहुड यानी सैन्य भाईचारा था जो जस्टिस यानी न्याय, इक्वालिटी और डिफेंस ऑफ द फेथ यानी धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। खालसा ने मुगलों से कई युद्ध लड़े और बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट लिखा है, क्या आप जानते हैं कि गुरु द्वारा जिस गंज साहिब चांदनी चौक दिल्ली, जो आज एक बड़ा शॉपिंग एरिया है, उसका क्या महत्व है? इन सिखिज्म अ गुरु द्वारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी सिख धर्म में गुरु द्वारा उपासना का स्थान है जहाँ वर्शिप की जाती है, प्रार्थना की जाती है।
यह वही जगह है जहां गुरु तेग बहादुर नवा सिख गुरु को 1675 में औरंगजेब ने शहीद किया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को विशेष सम्मान दिया जाता है। सिख रेजिमेंट 1979 से हर साल गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे परेड में राष्ट्रपति के सामने इसे सलामी दी जाती है। यह भारत के इतिहास में आस्था और सैक्रिफाइस यानी बलिदान का शक्तिशाली प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह एंड द सिख एम्पायर के बारे में। लिखा है, एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन स्पेशली अंडर द onslaughts of the Marathas, several Sikh confederacies emerged in पंजाब रीजन। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, खासकर मराठाओं के हमले से पंजाब क्षेत्र में कई सिख संघ उस समय बन गए। अंत में 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें एकजुट किया, यूनिफाइड किया यानी एकजुट किया। रणजीत सिंह की मिलिट्री एक्यूमेन यानी सैन्य कुशलता, राजनीतिक योग्यता और धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें एक मजबूत और संगठित सिख साम्राज्य बनाने में मदद की। यह साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला था, जिसमें कश्मीर के हिस्से भी शामिल थे। 19वीं सदी के मध्य तक यह साम्राज्य न सिर्फ बचे कुचे मुगलों का सामना करता रहा, बल्कि बाद में ब्रिटिश विस्तार को भी चुनौती देता रहा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया। इसमें टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। लिखा है, दिल्ली सल्तनत ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसमें सुल्तान सेंटर था। सुल्तान के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी यानी पूरी शक्ति थी। वह पॉलिटिकल हेड और मिलिट्री हेड दोनों था। कंटेम्पररी क्रॉनिकल्स बताते हैं यानी समकालीन इतिहासकार बताते हैं कि उनके कामों में शामिल क्या था। पहला, इस्लाम की भूमि को किसी भी हमले से बचाना, डिफेंडिंग टेरिटरीज ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट है कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, टैक्स और फीस वसूल करना। कीपिंग इन टच विथ पब्लिक अफेयर यानी और जनता के हाल जानने के लिए उन्हें सीधे संपर्क में रहना। लेकिन सुल्तान अकेला नहीं था, उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों की परिषद थी। यह मंत्री अलग अलग विभागों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाले हुए थे। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण साधन था इक्टा सिस्टम। इसमें अलग अलग टेरिटरीज अफसरों या रईसों को दिए जाते थे। इसमें अलग अलग क्षेत्र अफसरों या रईसों नोबल्स इंसानों को दिए जाते थे। वे लोग टैक्स वसूल करते थे और खर्च निकालकर बाकी पैसा सुल्तान के खजाने में जमा कर देते थे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद आर्मी को बनाए रखने में था। इस सिस्टम से स्थानीय अफसर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी स्थानीय अफसरों का एक नेटवर्क बन गया जो सुल्तान के वफादार रहते थे। लेकिन ध्यान रहे, उनकी पोस्ट वंशानुगत नहीं थी, यानी पिता के बेटे को यह काम नहीं मिलते थे। व्यापार पर हर स्तर पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ किसानों पर पड़ता था। कई समकालीन विवरण बताते हैं कि जमीन से रेवेन्यू वसूलने में बहुत क्रूएल्टी यानी क्रूरता की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क यानी मुगल प्रशासनिक ढांचा। लिखा है, एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी अकबर रिकॉग्नाइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि ज़्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी यानी कुशलता के लिए अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया। अकबर ने अलग अलग कामों के लिए मंत्री बनाए। पहला है दीवान, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, जो फाइनेंस यानी वित्त और खजाना संभालता था। नेक्स्ट है मीर बख्शी जो सैन्य मामलों को, मिलिट्री यानी सेना के मामलों को देखता था। खान ए समान
सार्वजनिक काम करता था, जो पब्लिक वर्क्स होते थे, में काम को ध्यान में रखता था, इंडस्ट्रियल वर्क पर ध्यान देता था, एग्रीकल्चर पर ध्यान देता था और शाही हाउस होल्ड यानी शाही घर के कामों को भी संभालता था। इसके बाद है सद्र। सद्र का काम क्या था? न्याय देखना, धार्मिक जगहों पर ध्यान रखना और एजुकेशनल मामलों पर भी प्रभाव डालना। ऐसे ही मंत्री साम्राज्य में बाहर 12 प्रांतों में भी नियुक्त किए गए। इन सुभाष यानी प्रांतों में आगे छोटे छोटे हिस्से में बांटा गया था और सरकारी अधिकारियों के बीच चेक एंड बैलेंस भी लगाए गए ताकि कोई एक अफसर ज़्यादा ताकतवर न हो। गांव के स्तर पर पारंपरिक पंचायत व्यवस्था या सेल्फ गवर्नेंस लगभग बिना बदले जारी रही। नेक्स्ट टॉपिक है मनसाबदरी सिस्टम। अकबर ने मनसाबदरी सिस्टम भी शुरू किया। अब अबुल फाजल ने अपनी किताब आइन अकबरी में इसका उल्लेख किया है, इसके बारे में जानकारी दी है। इस सिस्टम में मनसबदार ऑफिसर को अपनी रैंक के हिसाब से हाथी, घोड़े, ऊंट और सैनिक रखने पड़ते थे। इस सिस्टम से फायदे ये था कि बिना स्थायी सेना रखे भी जरूरत पड़ने पर जल्दी से सेना जुटाई जा सकती थी। यह देखने के लिए कि मनसबदार सच में अपने सैनिक और जानवर रखते हैं, उनकी निरंतर निरीक्षण होते थे। मनसबदारों को अक्सर जागीर देकर भुगतान किया जाता था, उन्हें लैंड यानी जमीन दी जाती थी। इसी वजह से उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। भले ही अकबर अलग अलग धर्मों के प्रति सहनशील था, टॉलरेंट था, लेकिन फिर भी नॉन मुस्लिम्स को ऊंचे पदों पर, हाई पोस्ट पर पर रखा जाता था। आमतौर पर नॉन मुस्लिम अधिकारियों की संख्या कुल 1/3 से ज़्यादा नहीं होती थी और मुस्लिम अधिकारियों में भी विदेशी मुसलमान को भारतीय मुसलमानों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आगे है टोडरमल्स रिवेन्यू रिफॉर्म्स। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने एक एफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम शुरू किया। उन्होंने फसलों की उपज और दामों का विस्तृत सर्वे किया। इस सर्वे के आधार पर हर फसल की कीमत तय की जाती थी। उन्होंने पूरे साम्राज्य में जमीन का एक सिस्टमेटिक सर्वे कराया। इससे रिवेन्यू कलेक्शन बेहतर हुआ और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। अगले चैप्टर में हम मराठाओं का प्रशासन देखेंगे जो अलग तरह का था। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स लाइफ, यानी लोगों का रहन सहन कैसा था उस समय का। लिखा है 13वीं और 17वीं सदी के बीच भले ही पॉलिटिकल पावर बार बार बदली, लेकिन भारत ने बहुत सक्रिय और समृद्ध आर्थिक गतिविधियां देखी। इसकी वजह थी कृषि पर आधारित नींव, एग्रेरियन फाउंडेशन यानी कृषि पर आधारित नींव। नेक्स्ट है आर्टिसनल इंडस्ट्री, यानी कला और शिल्प से जुड़ी इंडस्ट्रीज। फिर है कम्युनिटी बेस एंड टेम्पल बेस इकोनॉमी, यानी समाज और मंदिर पर आधारित अर्थव्यवस्था। और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, यानी व्यापारिक नेटवर्क। भारत की डिसेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था कई आधारों पर टिकी थी, जैसे श्रेणियां या गिल्ड्स, यानी कारीगरों और व्यापारियों के संगठन। दूसरा जातियां, यानी लोगों के पेशे के आधार पर बनी कम्युनिटीज़, यानी जातियों में बटे हुए लोग। ऋण प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम, यानी उधार देना और लेने की व्यवस्था। इन सब के चलते भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर वेल्थिएस्ट यानी सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक बना रहा। दिल्ली सल्तनत के समय कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क भी हुए। इनमें शामिल थे उत्तर भारत के सड़कें, ब्रिज, कैनल्स, इरिगेशन वर्क, न्यू सिटीज यानी नई शहरों का निर्माण। ये सभी काम आगे चलकर मुगल काल में और ज़्यादा बड़े और फैले। इस समय कोइंस, अलग अलग धातु, अलग अलग मेटल्स और अलग अलग डिनोमिनेशंस यानी मूल्यों में चलाए गए। इस समय सिक्के अलग अलग धातु और अलग अलग मूल्यों में चलाए गए। मुगल काल में एक नया सिस्टम आया, रुपया, जो कि सिल्वर का सिक्का था। एक आया दम यानी
तांबे का सिक्का, कॉपर का सिक्का। आगे लिखा है कृषि यानी एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। शासक कृषि से मिलने वाले कर पर ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपना प्रशासन, अपना राज और सेना चलाते थे। आमतौर पर वे उपज का मतलब जो ज़मीन से निकला अनाज या फिर जो भी मिलता था, उगाया जाता था, उसका 5वां हिस्सा भूमि कर के रूप में ले लेते थे। लेकिन कुछ सुल्तान इसे बढ़ाकर आधा तक भी लेते थे, मतलब किसानों से उनकी मेहनत का आधी फसल वसूल कर ली जाती थी कर के रूप में। जब सिंचाई प्रणाली इरिगेशन सिस्टम का विस्तार हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ी। इस कारण कई तरह की फसलें मल्टी क्रॉप्स उगाई जाने लगी। फूड क्रॉप्स में शामिल थी राइस, वीट, बार्ले, पल्सिस, शुगर केन और स्पाइसेस। और नॉन फूड क्रॉप्स में शामिल हैं कॉटन जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सिल्क, वूल, डाइस, टिम्बर और जूट। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जगह जगह और समय समय पर अलग अलग था। किसानों को इस समय कई भीषण अकाल झेलने पड़े। राहत मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि शासक कितना बिनिवोलेंट था। बिनिवोलेंट यानी कितना दयालु है। टेक्सटाइल के अलावा क्राफ्ट पीपल यानी कारीगरों ने और भी बहुत सी चीज़ें बनाई, जैसे वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज आइटम्स। उन सदियों में जहाज निर्माण भी बहुत विकसित हुए क्योंकि यह नदी और समुद्र व्यापार के लिए बहुत जरूरी थे। भारत के सामान, इंडियन गुड्स यानी भारत के सामान एक्सपोर्ट किए जाते थे इन तटीय और नदी किनारे के नगरों से। नाम है कलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली। भारत एक्सपोर्ट तो बहुत करता था लेकिन इंपोर्ट बहुत कम करता था। और इंपोर्ट में शामिल थी सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स और लग्जरी गुड। अरब और पर्सिया और सेंट्रल एशिया से व्यापारी भारत के पोर्ट्स में आकर बस गए। अब पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट्स होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आकर खड़े होती है, यानी व्यापार से दूर देश से आए सामान जहाज़ों के जरिए समुद्र किनारे खड़े होते हैं, तो वही बंदरगाह है, वही पोर्ट्स है। उन्होंने यहाँ के मतलब जहाँ पर अरेबिया, पर्सिया और सेंट्रल एशिया से व्यापारी लोग आए थे और यहीं पर भारत के इन पोर्ट्स में आकर बस कर रह गए। उन्होंने यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधि है उसमें योगदान दिया। हुंडी प्रणाली, हुंडी सिस्टम ने व्यापारी को मदद दी कि वे अलग अलग राजनीतिक बाउंड्रीज यानी सीमाओं के पार पैसे भेज सके, और इसके लिए उन्हें सिक्के या करेंसी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह वे लूटपाट से भी सुरक्षित रहते थे। व्यापारी समुदाय, ट्रेडर कम्युनिटीज़ यानी व्यापारी समुदाय जैसे मारवाड़ी बहुत माहिर हो गए अलग अलग पॉलिटिकल रेगिमेस यानी राजनीतिक शासन में व्यापार करने में। उन्होंने अपने क्रेडिट एंड ट्रस्ट पर आधारित पैरेलल सिस्टम बनाई जो आधिकारिक सरकारी ढांचे से स्वतंत्र काम करती थी। आगे है डोंट मिस आउट में लिखा है, हुंडी एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन था कि किसी व्यक्ति को भुगतान करने का, मतलब हुंडी एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन था किसी व्यक्ति को पेमेंट करने का। इससे अलग अलग राजनीतिक सीमाओं को पार ले जाया जा सकता था। इससे व्यापारी बिना करेंसी ढोए ही लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते थे। यह मॉडर्न बैंकिंग का एक शुरुआती रूप था। यह ट्रेड नेटवर्क में काम करती थी और इससे शासकों की सीधी भागीदारी नहीं होती थी। नेक्स्ट है टेम्पल्स एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कई टेम्पल्स केवल वर्शिप, लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के केंद्र ही नहीं थे, वे एक आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र बनाए गए थे, एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाए थे जिनके आसपास रौनकदार बाजार लगते थे। शासक वर्ग जो रूलिंग क्लासेस थे, उच्च वर्ग के लोग मंदिर देवताओं को भूमि और धन का दान करते थे। यह दान मंदिर के जो प्रबंधक होते थे, जो मैनेजर्स होते थे, उनके पास होता था, जो इससे सामुदायिक संरचना जैसे
इरिगेशन सिस्टम, टैंक्स, धर्मशाला और छत्रम, ये सभी चीज़ें बनाते थे। मंदिर व्यापारी वर्ग, जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे मंदिर के, वो ऋण भी देते थे, कर भी देते थे और आंतरिक व समुद्री व्यापार में को भी धन उपलब्ध कराते थे। शुरुआती समय में समृद्धि थी, प्रोस्पेरिटी थी, यानी समृद्धि थी, लेकिन 1600 के आखिरी दौर में आर्थिक कठिनाई बढ़ गई। किसानों को कर और बिचौलियों को भुगतान करने के बाद अपनी उपज का बहुत ही छोटा हिस्सा बचता था। इसके कारण कई किसान अपनी जमीन खो बैठे और बंधुआ मजदूर बन गए। बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर, जिसमें बिना पैसे के ही आपको किसी के का गुलाम बनकर रह जाना पड़ता था और हमेशा जीवन भर काम करना होता था। आगे लिखा है, इतिहासकार बताते हैं कि कारीगर और लेबर्स मजदूर भी अक्सर कठिन आर्थिक हालात झेलते थे। भारत अभी भी समृद्ध भूमि माना जाता है, जैसे कई अरबी और यूरोपीय यात्रियों ने लिखा, लेकिन अधिकांश संपत्ति शासकों, दरबारियों और बड़े अधिकारियों और व्यापारियों के हाथों में ही है। लगातार युद्ध, फ्रीक्वेंटली वारफेयर यानी लगातार युद्ध होने से जनसंख्या का जबरन विस्पाथन हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब युद्धों के कारण लोगों ने अपनी जगह भी छोड़ी। आम जनता के स्तर पर कभी कभी झगड़े भी होते थे, खासकर उन पवित्र स्थलों को लेकर जिन्हें शासकों के आदेश से तोड़ा या अपवित्र किया गया था। लेकिन अधिकतर समय अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोगों शांति के साथ रहते थे और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। भारत के अधिकांश शासक कला के संरक्षक थे। पैट्रोन्स का मतलब है संरक्षक। भारत के अधिकांश शासक कला के संरक्षक थे। साथ ही विभिन्न समुदाय अपनी परंपराओं को बनाए रखने या पूर्ण जीवित करने का प्रयास करते थे। इनमें से कई परंपराएं बदलते हालात के अनुसार ढल गई, यानी खत्म हो गई या फिर चेंज हो गई। इन सांस्कृतिक परंपराओं में आपसी संपर्क हुआ, जिससे साझा धरोहर बनी। इन सब के बीच भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होता गया, लेकिन राजनीतिक रूप से अक्सर अनस्टेबल रहा। इस दौर में जब जब राजनीतिक नक्शा, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक नक्शा बदला और भारत ने कई गंभीर चुनौतियां झेली, फिर भी वह जीवित रहा, सर्वाइव रहा। यह कहानी सिर्फ कठिनाइयों की नहीं है, बल्कि साहस और दृढ़ता की है। जहां जरूरत पड़ी तलवार ने संघर्ष किया और साथ ही कला, साहित्य और आध्यात्मिक और सनातन मूल्यों की नई रचनाएं भी की। यह चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज